नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। पाकिस्तान कश्मीर का राग अलापना बंद नहीं कर रहा है। अब उसके साथ चीन ने भी सुर में सुर मिलाया है। एससीओ की समिट के दौरान दोनों देशों ने एक साथ कश्मीर पर रोना धोना किया। विपक्षीय बातचीत के बाद संयुक्त बयान में जम्मू कश्मीर का उल्लेख किया तो आतंकवाद के मुद्दे पर अपने दोस्त की सराहना भी की। दरअसल पाकिस्तान में एससीओ शिखर सम्मेलन हो रहा है और इस मीटिंग में शामिल होने के लिए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर पहुंचे। चीन की ओर से प्रधानमंत्री ली क़ियांग एससीओ शिखर सम्मेलन में शामिल हुए और चीन पाकिस्तान के नेताओं के बीच मीटिंग हुई। इस दौरान दोनों देशों के ज्वाइंट स्टेटमेंट में कश्मीर का मुद्दा उठाया गया। आपको बता दें कि पाकिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ शिखर सम्मेलन हुआ, जिसमें चीन, भारत, रूस, पाकिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और बेलारूस शामिल हुए। लेकिन इस मीटिंग में सबसे ज्यादा नजर भारत पर रही। शिखर सम्मेलन के पहले दिन मंगलवार को विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों के स्वागत में डिनर का आयोजन भी किया गया और डिनर से पहले का वीडियो सामने आया है, जिसमें शहबाज सभी देशों के प्रतिनिधियों से मिल रहे हैं। उन्होंने डॉक्टर एस जयशंकर से भी हाथ मिलाया और 20 सेकंड से भी कम समय तक बात की। लेकिन इस सम्मेलन के दौरान चीन पाकिस्तान का याराना देखने को मिला। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ खुद उन्हें रिसीव करने के लिए हवाई अड्डे पहुंचे। ली क़ियांग ने पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ और राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के साथ अलग अलग मीटिंग की, लेकिन दोनों देशों की ओर से जारी ज्वाइंट स्टेटमेंट में कश्मीर का मुद्दा उठाया और इसके बाद भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बिना नाम लिए पाकिस्तान को उसी के घर में लताड़ लगाई। पाकिस्तान का नाम लिए बगैर विदेश मंत्री ने कहा कि अगर आतंकी घटनाएं जारी रहेंगी तो फिर व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। अगर सीमा पर आतंकवाद होगा, अलगाववाद और कट्टरपंथ होगा तो फिर व्यापार, ऊर्जा, कनेक्टिविटी और लोगों से जो संबंधों का बढ़ावा देना मुश्किल होगा। बहरहाल अब 9 साल बाद इस यात्रा से दोनों देशों के रिश्तों में सुधार होने की उम्मीद की जा रही है, लेकिन पाकिस्तान यहां भी कश्मीर का राग अलापते हुए और हर बार की तरह पाकिस्तान को इस मुद्दे पर चीन का खुला साथ मिला, लेकिन जवाब हिंदुस्तान की ओर से भी दो टूक दिया गया है। सीधे चर्चा पर चलेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान की धरती से चीन और पाकिस्तान दोनों की जमकर हेकड़ी निकाली। इस्लामाबाद में बैठकर जयशंकर ने पाकिस्तान और चीन को सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे पर दो टूक संदेश दिया। उन्होंने जहां सीमा पार आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई, तो वहीं संप्रभुता का मुद्दा पुरजोर तरीके से उठाकर चीन को साफ कर दिया कि भारत सीपीईसी को स्वीकार नहीं करता। आपको बता दें कि करीब एक दशक के बाद किसी भारतीय विदेश मंत्री की ये पहली पाकिस्तानी यात्रा थी। जिस वक्त एससीओ शिखर सम्मेलन में जयशंकर भाषण दे रहे थे, तब उनका लाइव टीवी चैनल्स पर बंद कर दिया गया। जयशंकर ने पाकिस्तान को उसी की धरती पर खरी खरी सुनाते हुए बिना नाम लिए 3 दुश्मनों का जिक्र किया। उन्होंने कहा, आतंकवाद और व्यापार साथ साथ नहीं चल सकते। हर हाल में आतंक का खात्मा जरूरी है। भारतीय विदेश मंत्री ने कहा कि विकास और तरक्की के लिए शांति और स्थिरता जरूरी है। शंघाई सहयोग संगठन के मंच पर दिए अपने संबोधन में भारतीय विदेश मंत्री ने कहा कि हम ऐसे समय मिल रहे हैं जब दुनिया संकटों से गुजर रही है। 2 बड़े संघर्ष चल रहे हैं, पूरे विश्व पर नकारात्मक असर है। कोरोना महामारी ने कई विकासशील देश को बुरी तरह प्रभावित किया है। जलवायु परिवर्तन, आपूर्ति श्रृंखला की अनिश्चितता, वित्तीय कमजोरी विकास को प्रभावित कर रही है। विदेश मंत्री ने एससीओ देशों के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने, विश्वास, दोस्ती और अच्छे पड़ोसी बनने की अपील की। उन्होंने कहा कि एससीओ संगठन के सामने आतंकवाद, अलगाववाद और कट्टरपंथ से लड़ने की साझा चुनौती है। ये जरूरी है कि सभी देश क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को मान्यता दें। इसके लिए वास्तविक साझेदारी का निर्माण होना चाहिए, न कि एक पक्षीय एजेंडे पर आगे बढ़ा जाना चाहिए। आपको बता दें कि जयशंकर का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब चीन ने कश्मीर के मुद्दे को पाकिस्तान में उठाया है। इससे पहले चीनी प्रधानमंत्री ली ने चीन और पाकिस्तान के बीच स्थायी दोस्ती की सराहना करते हुए कहा कि पाकिस्तान और चीन सिर्फ पड़ोसी नहीं है, बल्कि भाई, साझेदार और दोस्त भी हैं। और यही वजह रही कि एस जयशंकर ने पाकिस्तान को संदेश देते हुए कहा कि अगर विश्वास की कमी है, सहयोग पर्याप्त नहीं, या दोस्ती कमजोर है, या अच्छे पड़ोसी जैसे संबंध कहीं गायब हो गए हैं, तो हमें साफ तौर पर आत्मनिरीक्षण करने और इन समस्याओं के समाधान खोजने की जरूरत है। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज।
चलिए, तो देखिए, एक बात बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा कुछ ऐसी है कि एससीओ की एक समिट होती है, एस जयशंकर जाते हैं, जाहिर तौर पर बात होती है, और बात होने के बाद जो उन्होंने समझा, जो उन्होंने देखा, उन्होंने मुख्य रूप से 5 चीजों पर फोकस किया, और उस ड्यूरेशन में उन तमाम चीजों के बीच उन्होंने जो बात रखी, वहां जो चीजें हुई, उन्हें जो समझा, तो पाकिस्तान और चाइना को लेकर जो बातें बहुत क्लियर आउट हुई हैं, वो मुझे लगता है अब किसी से छुपी नहीं है। हालांकि छुपी पहले भी नहीं थी, लेकिन बहुत सारी चीजों का उन्होंने जिक्र किया है। सबसे पहले उन 4-5 चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है जो उन्होंने आज रखी भी थी, जिसमें पहली थी आतंकवाद, उग्रवाद, अलगाववाद और विकास के लिए लड़ना जरूरी है। उन्होंने कहा बॉर्डर का सम्मान होना बहुत जरूरी है। तीसरी चीज, यूएनएससी में सुधार की जरूरत है। स्वास्थ्य और पर्यावरण पहल की भी उन्होंने बात करी, और 5वीं बड़ी बात थी जंग से विकास पर असर पड़ा है। तो कुल मिलाके वो बातें की गई हैं जो कहीं ना कहीं भारत से भी कनेक्ट होंगी आने वाले परिप्रेक्ष्य में। जो एक महत्वपूर्ण भूमिका उनकी होनी चाहिए थी, जो बात उनकी होनी चाहिए थी, उन्होंने रखी। लेकिन क्यों एक लताड़ लगाई गई, क्यों एक निशाना साधा गया, बिना किसी का नाम लिए वो जो कह गए हैं अपनी बातों ही बातों में, वो एक बहुत बड़ा संदेश पाकिस्तान के लिए है। एक बात और देखनी पड़ेगी कि इससे पहले जब गोवा में समिट हुई थी, वहां पर बिलावल भुट्टो से बहुत बचते नजर आए थे, वहां पर उन्होंने हाथ भी नहीं मिलाया था। यहां तो मुझे लगता है जिस तरीके से वो गए, तमाम चीजें हुई हैं, बहुत अच्छे से एक प्रेजेंटेशन हुआ है पाकिस्तानी मीडिया में भी, और वहां के भी जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने बहुत अच्छे फीडबैक्स लिखे हैं, बहुत पॉजिटिवली इसको एक अच्छी मीटिंग और एक अच्छा कहना चाहिए समिट में उनका सारी बातों को लिया गया है। ठीक है, सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन जो कहा गया है, जो टारगेट है, जो निशाना है, जो पाकिस्तान की तरफ से बार बार हुआ है, आज भले ही लाख विश्वास की बात कर ली जाए, लेकिन क्या उस विश्वास पर पाकिस्तान खरा उतरेगा इतना होने के बावजूद? ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है। अब सीधे चर्चा पर चलते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए कैप्टन आई सिंह भदौरिया हमारे साथ जुड़े हैं। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगी पूर्व मंत्री कुंडरू पुष्पलीला। कुंडरू पुष्पलीला मैम, आपका भी बहुत स्वागत है। विदेश मामलों के जानकार हैं अनुपम तिवारी। अनुपम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। रक्षा विशेषज्ञ हैं कर्नल रिटायर्ड जीएस सोढ़ी। जीएस सोढ़ी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार हैं पाकिस्तान से राणा अली जोहेब। राणा अली जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले अनुपम जी आपसे करूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ, ठीक है, अभी आ रही है। अनुपम जी, मुझे लगता है एससीओ समिट जो हुआ बेहद महत्वपूर्ण था, पहले भी हुआ है। पहले के समिट्स, इस बार और एस जयशंकर का जाना, मुझे लगता है एक लंबे अरसे बाद कोई विदेश मंत्री वहां गए हैं। इसके पहले सुषमा स्वराज गई थी। मैं पर्टिकुलर सिर्फ एस जयशंकर की बात करूं तो उनके लिए ये बहुत जल्दी यात्रा हो सकती है, लेकिन विदेश मंत्री के तौर पर एक लंबे समय बाद कोई पाकिस्तान गया। अब जो बात हुई है और जो एक मतलब कहते हैं ना कि जो एक दिखा, जो बात हुई, जिन पॉइंट्स को उन्होंने मुख्य रूप से रखा और अपनी बातों ही बातों में जो उनको एक कहते हैं कि साधना था, एक पॉइंट को रखना था, वो वहां कह गए हैं। इन सब के बीच में जो दिखाया गया, जो बताया गया, जो एक विश्वास की बात जागी है ना कि भारत पाकिस्तान में, देखिए अभी किस तरह की स्थितियां परिस्थितियां हैं आप बहुत बेहतर जानते हैं। उस बीच में समिट का होना, इनका जाना, वहां पे पॉजिटिवली हाथ मिलाना, बात करना, एक मैसेज देता है कि सब कुछ बहुत ठीक होगा। लेकिन क्या उस विश्वास पर खरा उतर पाएगा पाकिस्तान? क्या भारत वो ट्रस्ट कर पाएगा इन तमाम चीजों के बाद? कुल मिलाकर जो सिनेरियो आज दिखा, उस पर क्या कहेंगे? पर विदेश मंत्री जयशंकर साहब एक सीजन डिप्लोमेट है। उनके पास एक अच्छा खासा अनुभव है और वो डिप्लोमेसी के तमाम अंदाज को खूबसूरती से बयां भी करते हैं। आप केवल उनके चलने के हाव भाव, उनके हाथ मिलाने के ढंग और उनके बातचीत के ढंग देखेंगे तो इससे पता चलेगा कि वो नए भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और काफी बेहतर तरीके से कर रहे हैं। अब अगर एससीओ मीट की बात करें तो एससीओ मीट में निश्चित तौर पर इस बात के कयास बहुत लगाए जा रहे थे कि भारत वहां पर पार्टिसिपेट करेगा या नहीं करेगा। चूंकि ये मीटिंग हेड ऑफ स्टेट्स की थी तो क्या प्रधानमंत्री वहां पर जाएंगे? निश्चित तौर पर एक अच्छा मूव ये रहा कि प्रधानमंत्री खुद नहीं गए। पाकिस्तान को वहां पर संदेश दिया गया कि अभी फिलहाल रिश्ते इतने अच्छे नहीं हुए हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पाकिस्तान का दौरा करें, लेकिन हमने अपने एक वरिष्ठ मंत्री को भेजा और वरिष्ठ मंत्री ने बहुत खूबसूरती से भारत के पक्ष को वहां पर दिखाया है। अब देखिए, मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि 2 दिन का पूरा लब्बो लुआब निकालिए जो मीटिंग्स थी। अभी जयशंकर साहब वापस भी आ गए हैं, तो अगर उस लब्बो लुआब को देखें तो ये समझ में आता है कि हिंदुस्तान क्षेत्रीय अखंडता के ऊपर काफी बल दे रहा है।
और जब क्षेत्रीय अखंडता की हम बात करते हैं तो वर्तमान सिनेरियो की बात करेंगे, भारत वर्सेस पाकिस्तान और भारत वर्सेस चाइना, जो पिछले 3-4 सालों से देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान के साथ तो भाई लंबी लड़ाई थी, लेकिन चाइना के साथ इधर हमने जो जो हमारे कड़वाहट आई है बॉर्डर्स के ऊपर, उसको भी भारत के विदेश मंत्री ने, इंडियन रिप्रेजेंटेटिव ने अच्छी तरह से वहां पर बताया है। जब वो बात करते हैं संप्रभुता की, जब वो बात करते हैं अलगाववाद की, और जब बात करते हैं बॉर्डर्स को शांत रखने की और ट्रेड्स को बढ़ावा देने की, तो साफ साफ इंडिकेट करता है कि ये जो चाइना की तरफ से जो हो रहा है बॉर्डर के ऊपर, वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और एससीओ की समिट को जहां तक मैं समझा हूं, ये बेसिकली पाकिस्तान के द्वारा चाइना को स्पॉन्सर करने की एक मीटिंग थी, क्योंकि जहां देखिए आप एससीओ के अंदर जो बात होनी चाहिए क्षेत्रीय कोऑपरेशन की, वहां पर पाकिस्तान जोर दे रहा है सीपेक के ऊपर। वो सारे देशों को बता रहा है कि आइए सीपेक में हिस्सा लीजिए। हिंदुस्तान इस चीज का हमेशा विरोध करेगा, क्योंकि सीपेक यानी वो कॉरिडोर जो पाकिस्तान और चाइना के बीच में बन रहा है, वो भारत के कश्मीर के क्षेत्र से जाकर जा रहा है। भले ही वो कश्मीर का वो इलाका आज पाकिस्तान के कब्जे में है, लेकिन वो चूंकि हमारा हिस्सा है, तो हम कभी भी एक दूसरे देश को वहां पर कोई भी कॉरिडोर बनाने नहीं दे सकते हैं। भारत के विदेश मंत्री ने इस चीज को भी बहुत साफ साफ बता दिया है। तो क्षेत्रीय नेता के रूप में, ग्लोबल साउथ के एक बड़े चेहरे के रूप में भारत ने अपने आप को बहुत अच्छी तरह से रिप्रेजेंट किया है। और एससीओ को भी सोचना पड़ेगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन जिस लिए बना था, क्या उसकी तरफ काम कर रहा है, या सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के माध्यम से चाइना की स्पॉन्सरशिप चल रही है। चूंकि ये वक्त ऐसा है जब दुनिया में कई जगह पर जंग के मोर्चे खुले हुए हैं, कई जगहों पर लड़ाइयां शांत नहीं हो रही हैं और नई लड़ाइयों के मुकाम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे मौके पर जब भारत शांति की बात करता है और यह बताता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार की आवश्यकता है, जब भारत यह कहता है जंग का वक्त नहीं है, तो इस बात की जो गूंज है पूरी दुनिया में जाती है। और सबको सोचना पड़ेगा, और विशेष करके पाकिस्तान और चाइना जैसे देशों को सोचना पड़ेगा कि जंग के इस माहौल में हम इस तरह के जो भी काम कर रहे हैं, क्या वो जायज हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत साफ और बहुत स्पष्ट संदेश भारत ने दिया है, और इस चीज को पूरी दुनिया में बहुत ही सराहनीय ढंग से लिया भी जा रहा है। बिल्कुल ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। कर्नल जीएस सोढ़ी जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी राखी जी, आपकी आवाज आ रही है। बिल्कुल। सोढ़ी जी, एक महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि आप रक्षा विशेषज्ञ हैं, जहां तक पाकिस्तान चाइना का जिक्र होगा, भारत का जिक्र होगा, जाहिर तौर पर जो स्थितियां परिस्थितियां वर्तमान में बनी हुई हैं, भारत और पाकिस्तान के संबंधों की भी इस वक्त पे हम बात कर लें, इस बीच में इस समिट का होना और वहां जाना एस जयशंकर का बेहद महत्वपूर्ण। जैसे कि अनुपम जी ने बहुत क्लियरिटी दी यहां पर कि प्राइम मिनिस्टर का वहां जाना, नहीं जाना या क्यों नहीं जाना, या एक मैसेज पहुंचाना पाकिस्तान को, यह अपने आप में बहुत क्लियर था। अब जो बात वहां हुई है, एस जयशंकर ने जिन चीजों को, एक महत्वपूर्ण चुनौतियों को वहां रखा, जिन बातों को वहां रखा, वो बहुत प्रैक्टिकल पॉजिटिव थी, जिसको पाकिस्तान ने भी पॉजिटिवली लिया। लेकिन बात यहां पर यह निकल कर आती है कि जो एक कनेक्शन आया, जो एक याराना दिखा, जो बहुत ओपन एक कहते प्लेटफॉर्म से वो बातें दिखाई गई पाकिस्तान और चाइना की, तो हम जो भारत से कनेक्शन करके देखें, तो क्या आपको लगता है कि ठीक है, एक मैसेज तो हमने दे दिया कि विश्वास करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो चीजें निकलकर और आज देखने में सामने आई हैं, उसका इंपैक्ट क्या निकलेगा और उसको कैसे पाकिस्तान ले रहा है और भारत को किस तरह से लेना चाहिए? जय हिंद राखी जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल और विख्यात को पैलेस के साथ हूं। ये जो एससीओ है, ये दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है, क्योंकि ये यूरेशिया के 60% जमीनी हिस्से को कवर करता है, और इसमें जो 10 देश आते हैं वो दुनिया की 30% से ज्यादा जीडीपी को में कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन ये जो हमें संगठन दिख रहा है, इसमें एक बहुत बड़ी दरार है। दरार इस तरीके से है कि इसके 10 सदस्य में से 9 एक तरफ है और भारत अकेला पड़ा हुआ है इस क्षेत्रीय संगठन में। बयान प्रति बयान कुछ भी हो, कुछ भी हाथ मिलाना हो, कुछ भी गले मिलाना हो, कुछ भी शाही दावत खाना हो, हकीकत यह है कि पाकिस्तान, चीन और भारत के बीच में इतना तनाव बढ़ चुका है कि ये तीनों देश युद्ध की तरफ अग्रसर हो चुके हैं। और इसी साल 5 फरवरी 2024 को अमेरिकी सरकार के एक संस्था ने, डायरेक्टरेट ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस ने एक अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक की, जिसमें साफ शब्दों में लिखा है कि चीन, पाकिस्तान और भारत में इतना तनाव बढ़ चुका है कि आस्ता आस्ता ये युद्ध की तरफ चल पड़े हैं। और जितनी टाइमलाइंस राखी जी पब्लिक डोमेन में है, सारी टाइमलाइंस 2035 के 2 फ्रंट वॉर की तरफ बढ़ रही हैं,
जब पाकिस्तान भारत पे हमला करेगा जम्मू कश्मीर के लिए और उसी वक्त चीन भारत पे हमला करेगा अरुणाचल प्रदेश के लिए। मैं मानता हूं बातचीत होनी चाहिए, डिप्लोमैट्स की मीटिंग होनी चाहिए, लेकिन एक सैनिक होने के नजरिए से मैं आपको बताना चाहूंगा इसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि चीन और पाकिस्तान दो ऐसे देश हैं जिनका एक कॉमन दुश्मन है, वो है भारत। और जिस तरह से चीन और पाकिस्तान की यारी दोस्ती इतनी गहरी हो रही है, ये भारत के लिए सीधा युद्ध के बादल आस्ता आस्ता गहरे होते जा रहे हैं। मैं एक और टिप्पणी करना चाहूंगा राकेश जी, जब ये एससीओ समिट चल रही थी उसी वक्त चीन का 200 सदस्य का डेलीगेशन और रूस का 66 सदस्यों का डेलीगेशन पाकिस्तान के साथ बायलैटरल मीटिंग्स करा था, जिसमें सीपैक, जिसमें एनर्जी, जिसमें बिजनेस, जिसमें इकोनॉमी, इन दोनों देशों के बीच में पाकिस्तान और चीन और पाकिस्तान और रूस के बीच में बातचीत हो रही थी। यानी कि अगर हम देखें जिस तरह से चीन और पाकिस्तान की मित्रता, जिस तरह से चीन और रूस की मित्रता गहरी होती जा रही है, ये भारत के लिए खतरे की घंटियां हैं। ठीक है, सोनी जी वापस आऊंगे। राणा अली जोहेब जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी राकेश जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। ठीक है, मैं भी आपको सुन पा रही हूँ। राणा अली जोहेब जी, मुझे लगता है एक महत्वपूर्ण सवाल है आपसे, इसलिए भी क्योंकि आप पाकिस्तान से ही जुड़े हैं, बहुत सारी बातें हुई हैं, बहुत पॉजिटिव फीडबैक्स भी आए हैं, होना भी था, क्योंकि जब बातचीत होती है पॉजिटिवली, हम जब किसी चीज के लिए बात कर रहे होते हैं तो मुझे लगता है उसका रिस्पॉन्स पॉजिटिव होना चाहिए। बात यह है कि शहबाज शरीफ आज कह रहे थे कि शांति चाहते हैं, सद्भाव चाहते हैं और बहुत अच्छे संबंधों के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। जो तस्वीरें देखी गई हैं, जो एक प्रेजेंटेशन वहां देखा गया है, मुझे लगता है भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बहुत अच्छे तो नहीं, लेकिन जिस तरह से आज जो चीज़ें कही गई हैं, जो बताई गई हैं, उसके नज़रिए से जो फीडबैक आए हैं वो बहुत पॉजिटिव है। लेकिन कुल मिलाकर जो एक्सपर्ट्स अपनी राय दे रहे हैं और आने वाले समय में पाकिस्तान का जो रिलेशन चाइना के साथ है, क्या उस पर ट्रस्ट किया जाना चाहिए? राकेश जी, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इस अहम मौजू पे बात करने का मौका दिया। देखें, मैं और मेरे समेत तमाम पाकिस्तानी और शायद मेरे जैसे जो आम हिंदुस्तानी हैं, मैं सियासी बंदों की बात नहीं करता, सियासत की बात नहीं करता, जो मेरे जैसे आम पाकिस्तानी और आप जैसे या मेरे जैसे आम हिंदुस्तानी हैं, वो बिलाशुबा आज के इस इवेंट से, इन मुलाकातों से, बातों में जो बातें हुई हैं, उन बातों से वो बहुत खुश हुए हैं और उनके अंदर कहीं ना कहीं पे एक पॉजिटिव जिसे कहते हैं वो चेंज और एक उम्मीद जो है वो जाहिर हुई है। देखें, आपने जैसे जिक्र की कि जो एक्सपर्ट कहते हैं कि चाइना के साथ पाकिस्तान के बढ़ते हुए ताल्लुकात जो है वो भारत के लिए खतरनाक हो सकते हैं। देखिए, ये आप सोच सकते हैं, ये आपकी सोच है, वो भारतीय सोच है और भारत उसको सोच सकता है कि पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं चाइना के वो बढ़ेंगे। तो चाइना हमारा हमसाया मुल्क है, चाइना पाकिस्तान में अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर वो सिर्फ भारत को ही नहीं, जैसे मेरे से पहले मेरे मौजूद जो कोलीग है वो कह रहे थे कि हम इसका विरोध करेंगे, वो आप ही नहीं है, आपके जो हमायती हैं वो भी इसका विरोध कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। जहाँ पे मुल्क को फायदा होगा, जहाँ पे मुल्क की मैशत को फायदा होगा, वहां पे हम हर किसी से बात करने के लिए तैयार होंगे, चाहे वो चाइना है, चाहे वो रशिया है, चाहे वो भारत है। हमने आज भी एससीओ मीटिंग के अंदर भी ये बात बहुत, बल्कि वैसे आपस की बात है कि ये इतनी पॉजिटिव मीटिंग रहेगी जयशंकर साहब की पाकिस्तानियों के साथ या पाकिस्तान की जयशंकर के साथ, इसकी उम्मीद वाकई हमें नहीं थी। ये मैं बड़ा क्लियरली आपको बता रहा हूँ। हमें ये लग रहा था कि शायद कहीं ना कहीं पे रेजिस्टेंस जो है वो तो होगी, लेकिन हम शुक्र अदा करते हैं कि ऐसा दोनों तरफ से नहीं हुआ और ये बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि जो हालात बन चुके थे, जैसे जब ऐसी समझ अनाउंस हुआ, जैसे हमने इन्विटेशन भेजा, पहले इन्विटेशन को रिजेक्ट किया गया, रिजेक्ट करने के बाद ये फैसला किया गया कि नरेंद्र मोदी साहब नहीं बल्कि जयशंकर साहब जाएंगे, हमने उनको वेलकम किया। ये बहुत अच्छी बात है और ये होना भी चाहिए। जो उन्होंने ट्रेड की बात की, रही बात आपकी, जो आपने कहा कि ट्रस्ट कर सकते हैं चाइना के होते हुए, तो आप क्या उस सूरत में ट्रस्ट करेंगे कि जब पाकिस्तान दुनिया में अकेला मुल्क होगा तो आप कहें कि अब इसके साथ कोई नहीं खड़ा तो हम इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपके भी जो चाइना की जो आपके और चाइना के और हिंदुस्तान के जो ताल्लुकात हैं उनको सामने रखते हुए क्या हिंदुस्तान चाइना से ट्रेड नहीं कर रहा? क्या चाइना हिंदुस्तान में ट्रेड नहीं कर रहा? ये सब बातें जो है ना, देखो, मेरी ये अपनी जाती राय है, जो मौजूद पैनलिस्ट बैठे हैं,
अब ये हमारी जिम्मेदारी है। हमारे बड़ों ने तो ये स्टेप ले लिया कि हम पॉजिटिव चेंज करते हैं, लेकिन अब ये हम जैसे लोगों की जिम्मेदारी है कि हम इसको नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू को बिल्ड करने के बजाय हम इसको पॉजिटिवली लें और इसको मुस्बत तरीके से, बेहतरीन तरीके से आगे फायदा कैसे हो सकता है उस बारे में सोचें। ठीक है, आपने बात बहुत अच्छी, वही पॉजिटिव बात आपने भी कही। आप कह रहे हैं उस चीज को हम सबको पॉजिटिवली लेकर चलना चाहिए, लेकिन जानते हैं राणा अली जोहिब जी, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आप चाइना को देख लीजिए ना, क्या बहुत अच्छा काम किया है। आप पाकिस्तान को देख लीजिए, आप पाकिस्तान से जुड़े हैं प्लीज, अदरवाइज मत लीजिएगा, लेकिन अब तक जो चीजें आई हैं, अब तक जो हुए हैं घटनाक्रम, आप देखिए ना, चाहे हम सीज फायर की बात करें, हम बहुत सारी चीजों में, मैं बहुत पीछे अभी नहीं जा रही हूं क्योंकि फिर चर्चा बहुत अलग तरह से चली जाएगी, लेकिन जितनी बार भी हुआ हम कहां विश्वास कर पाए। बार बार एक ही बात हुई कि हम विश्वास ही नहीं कर पा रहे हैं। मैं समझती हूं आपकी बात को, समझ रही हूं, आप एक जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के, बहुत क्लियरिटी से आपने अपनी बात रखी, लेकिन उसको, उस विश्वास को जीतने के लिए भी तो कुछ करना होता है ना। किसी का भी विश्वास जीतने के लिए हमें कुछ पॉजिटिव देना होगा। जब हम पॉजिटिव दे ही नहीं रहे हैं तो हम कैसे कह देंगे कि आपका विश्वास हम जीत लें या हम आपका विश्वास जीत लें। आप समझिएगा, तो ये इस पॉइंट को हमें समझना पड़ेगा। और ये तो फिर देश की बात हो रही है, हम देश की बात कर रहे हैं, देश की सुरक्षा की बात हो रही है, आने वाले समय में डेवलपमेंट की बात हो रही है, आपसी अच्छे रिश्तों की बात हो रही है। तो ये छोटी सी बात नहीं है कि एक पक्ष ने, दो पक्ष ने कहा और बात बन गई। बहुत सारा, दो देश जुड़े हुए हैं, तो उसको हमें उस तरह से लेकर चलना पड़ेगा। खैर, वापस आऊंगी आपके पास। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? आपकी आवाज आ रही है मेरे पास? हाँ, ठीक है। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, जिस तरीके से एससीओ की समिट हुई, एस जयशंकर ने महत्वपूर्ण चुनौतियां रखी, बहुत सारी बातों का जिक्र किया, कई एक्सपर्ट्स अपनी बात रख रहे हैं, क्या वो एक बात जो वो कह गए हैं आतंकवाद को लेकर, और वाकई में बहुत क्लियरिटी से उन्होंने कहा कि उस चीज का देखिए विश्वास नहीं किया जा सकता। इस जगह पे जो उन्होंने कहा, जो एक्सपर्ट्स की राय है, जो अभी पाकिस्तान से जर्नलिस्ट जुड़े हैं, जो अपनी बात रख रहे हैं, और प्राइम मिनिस्टर का वहां ना जाना, मैं इस पॉइंट को इसलिए इंक्लूड कर रही हूं क्योंकि अभी खुद राणा अली जोहिब कह रहे थे कि हमने जब इन्विटेशन दिया, पहले उसको मना कर दिया गया, उसके बाद जो बात आई, उसके बाद पता चला कि प्राइम मिनिस्टर ने। इन तमाम चीजों के बीच में सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, केंद्र में सरकार आपकी। निश्चित तौर पर राखी जी, एसओ की समिट है, अपनी जगह एक अहमियत रखती है, और भारतीय जनता पार्टी ने, हमारी भारत की सरकार ने हरदम अपने पड़ोसियों के साथ रिश्ते अच्छे चाहे हैं कि मजबूत रिश्ते हों। हमारा देश तो तरक्की कर रहा है और हमने हरदम ये चाहा है कि हमारे पड़ोसी देश है वो भी तरक्की करें, हर क्षेत्र में करें। हमने कभी नहीं सोचा कि हम तो तरक्की करें, हमारे देश ना करें। मगर इसमें अगर एक कदम हम चल रहे हैं तो एक कदम उनको भी चलना चाहिए, बल्कि हम तो, अगर वो एक कदम चलते हैं तो हम तो 2 कदम चलने को तैयार हैं। मगर एक चीज में इसमें बताना पड़ेगी, जिस तरह से हमारे विदेश मंत्री ने जो अपना पक्ष रखा है, स्पष्ट तौर पर रखा है कि हम हर वो चीज मानेंगे जो दोनों देशों के हितों में है, मगर उस बात को हम कतई नहीं मानेंगे कि जहां पर भारत का कहीं अनित होता है, उस बात को हम स्वीकार कभी नहीं करेंगे। मगर मैंने हरदम कहा है, हमारी भारत में कोई भी सरकार रही हो, सबने कहा है कि भारत का हित पहले है। तो इसी में एक चीज और आ जाती है कि एक टेबल पर बैठ के 2 बातें नहीं हो सकती हैं। आप चाहें कि टैरिफ भी चलता भारत में आते रहेंगे और वार्ता भी चलती रहेगी, तो ये शुरू से हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि दोनों बातें एक साथ नहीं होंगी। आप पहले टैरिफ को खत्म करिए और हम आपके साथ टेबल पे बैठ के चर्चा करने को तैयार हैं। मगर आप टैरिफ भेजते रहेंगे भारत में, इस तरह से आप उन्माद फैलाते रहेंगे, हमारे निर्दोष नागरिकों की हत्या कराते रहेंगे, तो आपके साथ वार्ता करना शायद भारत उचित नहीं समझेगा। मगर भारत ने कभी नहीं कहा है कि पाकिस्तान के साथ हमारे अच्छे संबंध नहीं हो, हरदम कहा है। हमारे तो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बिगर उसके बुलाए हुए, उनके एक वहां के प्रधानमंत्री के यहाँ एक कोई प्रोग्राम था, सांस्कृतिक प्रोग्राम था, उसमें पहुंचे थे अपने संबंध अच्छे करने के लिए। अब ये उस चीज को नहीं समझ पाए, फिर भी संबंध ठीक न सुधार पाए, तो ये पाकिस्तान की भूल है। तो पाकिस्तान को अपना बड़ा दिल करना पड़ेगा। अगर भारत आपके लिए इतना आगे बढ़ रहा है तो आपको भी आगे बढ़ना होगा। अगर आप कुंठा से ग्रस्त हैं और आप इस तरह से हमारे यहाँ टैरिफ भेजते रहेंगे, हमारे निर्दोष नागरिकों की, हमारे सैनिक भाइयों की आप हत्या कराते रहेंगे और फिर कहें आपकी टेबल पे बैठ के हम समझौते की
बात करें तो ये दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। तो ये हमारा सख्त इनको जो है ना एक हिदायत है, और हमारे भारत सरकार की ये बात है कि हम संबंध हम अच्छे चाहते हैं, चाइना से भी चाहते हैं, पाकिस्तान से भी चाहते हैं, मगर आप ये चाहें कि आप हमारी जमीन में कब्जा करेंगे या हमारी सीमाओं में आप घुसपैठ करेंगे, हमारे यहाँ टेररिस्ट भेजेंगे, तो ये भारत को कभी ना मंजूर था और ना आज मंजूर होगा। ठीक है, कुंडरू पुष्पलीला मैम, मुझे सुन पा रही हैं? हाँ मैम, सुन पा रही हूँ मैम, इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कह रही है या उनकी सरकार कहती है कि ये बात तो सच है, आतंकवाद को कौन एक्सेप्ट करेगा? कोई भी नहीं करेगा ना। आप बताइए, बेगुनाहों की जान चली जाए, हमारे सैनिक शहीद हो जाएं, ये तो कोई बहुत अच्छा मैसेज नहीं है। और एक बार नहीं, मुझे लगता है बहुत बार, बार बार, हर बार ये हुआ है, हर बार उल्लंघन हुआ है। आज जयशंकर ने बहुत क्लियरिटी से बोला बॉर्डर का सम्मान। तो बॉर्डर का सम्मान क्या होता है? एक मैसेज दे दिया ना उन्होंने वहां से, तो ये तो समझदारी की बात है। लेकिन उस समझदारी को पाकिस्तान कितना समझेगा? हमें उस चीज पर आगे स्टैंड कितना लेना है, हमें विश्वास कितना करना है? सरकार जिन बातों को कह रही है या जिस चीज को बढ़ाने की बात करती है, क्योंकि आप एक मजबूत विपक्ष हैं, मुझे लगता है देश में अब, तो उसका एक हिस्सा है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है जो तमाम बातें आज कही गई? माँ, अभी मैंने सुना था सबकी भाइयों का, जैसे सैनिक भाई ने ठीक से कहा था, और हमारा जो प्रधानमंत्री जी ने, इन्होंने इतनी 9 साल के बाद पहला बार सुषमा जी ने गए थी वहां पर विदेशांग मंत्री, फिर बाद में लगातार उन्होंने विदेशांग मंत्री रह के भी उनको कहीं भी उस टाइम में भी उनको नेग्लिजेंसी करते हुए मोदी ने उसको फायदा उठाया था। जहां अच्छा रहता है वहां जगह पे उन्होंने पहुंच जाते हैं। 9 साल के बाद अभी याद आया क्या बीजेपी लोगों को? क्या इतने लोग, हमारा जो आर्मी लोग मर जा रहे हैं, वे कश्मीर के बॉर्डर के इश्यू में देखो तो 370 आर्टिकल, उसके बारे में देखो, इन्होंने निकाल दिया भाई, इलेक्शंस हो गया, चलो अच्छा हो गया, देश के लिए अच्छा है, डेमोक्रेसी सिस्टम को बचाने के लिए करा है। मगर जो आतंकवादी रोज रोज बढ़ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं अपन लोग? ये नेता लोग जो है ना पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो पब्लिक के लिए पॉलिटिक्स नहीं है, खुद की जीतने के लिए वोट बैंक पॉलिटिक्स करते रह रहे। तो वहां चाइना एंड पाकिस्तान, ये दोनों अपन से कभी भी नहीं मिल पाएगा। इतने टाइम क्यों लिया है? और जयशंकर जी को जो रिसीव किया था उन लोगों का, जो हमारा सांप्रदायिक है, कल्चर है, जो भी हो, अगर विदेश से कोई भी आता है उनकी जो रेस्पेक्ट देना चाहिए इंटरनेशनल रिलेशंस में, वो भी हर विषय पे अपन पूरा देखते रहते हैं। यानी कि अपन का झंडा भी देखिए, आपको मैंने चैनल्स पे देखा है, लास्ट मोमेंट पे अपन का झंडा को उन्होंने रखने का तरीका और उन लोगों के रिसीव करने का तरीका, और प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए वहां पर? जाना था। ये टाइम में देश में इतनी एक्सपोजिंग करने वाला, इतनी बड़ी नेता, समस्या जहां ज्यादा रहता वहां पर बड़े भाई बन के जाना था, क्यों नहीं गए थे? जयशंकर जी गया, अच्छा क्लेवर है, हम उनको सम्मान करते हैं। उन्होंने जो सब्जेक्ट उठाया था उनके बारे में बात करने के लिए वो लोगों को तैयारी नहीं है, क्योंकि दो दुश्मनों के बीच में जब समझौता करने के लिए अच्छे दिल से जाने वाले को आप रिसीविंग में ही वो डिफरेंसेस दिखाए, तो कहीं मेहमान को कोई भी आए तो अपन का दुश्मन भी अपन का घर पे आए तो अपन का देश वाले कैसे उन लोगों को रिसीव कर लेते हैं? अपन इन लोगों का इज्जत के साथ अपन रेस्पेक्ट देते हैं। भारत का यही ग्रेट है, हमारा वो रेस्पेक्ट कहीं नहीं मिल रहा था, वो मैंने देखा था सब चैनल्स में। और उनका जो टाइम है प्रधानमंत्री को यहाँ का समस्या में उन्हें जाना था, साथ में जाना था, विदेशांग मंत्री के साथ में जाना था। इतनी समस्या, इतना ग्लोबल फेमिंग, इतना इंटरनेशनल फेमिंग, पूरा देश में नाम नाम नाम। अब जाके मोदी को वहां पर जाओ बोलो, वहां पर इतना समस्या के बारे में कितनी बार मीटिंग लगाना था ना अभी तक। अब पब्लिक को मालूम होता ना, देश का लोगों को भी मालूम होता था ये लोग कितना अपन से दोस्ती है या दुश्मनी में है। आज उग्रवादी का समस्या, टेररिस्ट का समस्या, अब चैन से नहीं जी पा रहे हम लोग। इंडिपेंडेंस आके भी हम लोग डर से जी रहे लोग। कब कहां से पता नहीं पाकिस्तान चीन ये दोनों दोस्ती कब बढ़ेगा। चाहे ही वो लोग आर्थिक व्यवस्था के लिए, डेवलपमेंट के लिए तो दूर जाइए, परवाह नहीं अपन को। मगर चाइना ने इंटरनेशनली सत्ता पे है, पूरा टेक्निकली होने दो, फाइनेंशियली भी होने दो, हर सब्जेक्ट में आगे पहुंच गया है। अभी कोई चीज आप इंडिया में यूज करते हैं, जहां अपन इस्तेमाल कर रहे हो, जब गांधी जी ने तो वो विदेशों का जो भी हो उन्होंने नहीं लेने के लिए प्रॉमिस किया था, बहिष्करण करा था उन्होंने। तो आज मोदी को वो दम है क्या?
ये लोग बीजेपी वालों को जो भी हो फॉरेन टूर्स पे, फॉरेन कल्चर्स पे दोस्तानी निभाने में इतना इंटरेस्ट है, इंडिया में इतना हो रहा है, उसको कंट्रोल करने में इन लोगों के पास हिम्मत नहीं है। तो हम लोग जो नेता के लोगों के रूप में पूछे तो आपको ये बर्बाद करने के लिए बात कर रहे हैं, आप बिगड़ रहे हैं। हम लोग मोदी जी ने इतना करा देश के, क्या करा भाई? पहला समस्या जहां पर है, जहां ऊन लगती है, जहां अपन को दर्द होते रहते हैं, वहां अपन को देखना चाहिए। मगर जहां अच्छा है वहां पर उन्हों चले जाता है, जहां करीब अच्छा नहीं है, रिजल्ट नहीं आता है, तो जयशंकर जी जैसा पाप बेचारा, वो अच्छा है इंसान, जैसा सुषमा जी के जैसा हमको पार्टी से मतलब नहीं है। देश का इज्जत का सवाल है, हमारा झंडा का रिस्पेक्ट नहीं है, हमारा पर्सन्स का रिस्पेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट में डिस्कशन करने के लिए, सुनने के लिए भी दें। राखी जी, और एक मैंने देखा था चैनल्स पे कि लिंक निकाल दिया, सिग्नल्स बंद कर दिए वहां देश में। ये क्या है? बाप रे बाप, कहाँ है आप? अब एक तो इतना बड़ा दुश्मन के पास अपन जा रहे तो लाइव लिंक्स निकाल के फेंक दिया, क्या मतलब है इनका? वो भी मीटिंग में, या G20 पे मैं वो ये लोग बोल रहे हैं हम लोग इतना इंटरनेशनल मीटिंग का लगा दिया। अरे हिम्मत है तो वहां जाना था, वहां जाके मोदी जी को वहां अटेंड करके वहां बात करना था। मैंने करके आया ये समस्या को, मैंने कश्मीर का होने दो, पाकिस्तान को हो, उग्रवादी हो, जो भी हो यार, बिजनेस का बारे में हो, जो भी हो, जाना साथ में। उनको वक्त नहीं मिलता, जहां फायदा होता, जितना पब्लिसिटी ज्यादा रहने का। अगर लिखा लेना आर्थिक व्यवस्था इंडिया में, कोई प्रधानमंत्री इतना इंटरनेशनल टूर्स कभी नहीं किए। कितने लाखों करोड़ों रुपए खर्चा कर रहे 2 दिन के लिए, 15 दिन इधर 15 दिन विदेशियों का टूर में। तो ये पाकिस्तान और चीनी का सब्जेक्ट में जयशंकर जी ने जितना पेशेंस से रहने की कोशिश करा, वो लोग उनको इतना इंसल्ट करते हुए मुझे उसके चेहरे पे दिखाई दिया। ठीक है, कभी दर्द नहीं होते क्या? ये इंडिया के लोगों का दिल में नहीं बैठ रहा क्या? ठीक है, कुंडरू पुष्पलीला, एक सेकंड रोक रही हूं। इलेक्शन के टाइम में देखेंगे भाई। मैम आपके पास मैं वापस आऊंगी। अनुपम जी, वापस आपके पास चर्चा का रुख करती हूँ और हम उस पॉइंट पर आए जहां हम विश्वास की बात कर रहे थे, जहां हम 2 देशों के संबंधों की बात कर रहे हैं। और मुझे लगता है इस चीज को हमें यहां लेकर जाना पड़ेगा कि जो मुख्य रूप से चुनौतियां रखी गई हैं, जो बात रखी गई है, और वाकई में कांग्रेस का जो पक्ष था, क्योंकि देखिए आप विदेश मामलों के जानकार हैं, पक्ष विपक्ष की ये बातें यहां आती रहेंगी, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि हमें, यदि वाकई हम कहीं जा रहे हैं, हमारा कैसे वेलकम हुआ, नहीं हुआ, हमने किन बातों को रखा। लेकिन यह बात सच है कि बहुत पॉजिटिवली उन्होंने इनडायरेक्टली अपनी सारी चीजों को रखा, और यह मैसेज तो भारत पहले से ही दे चुका था। तो बहुत महत्वपूर्ण यहां हो गया है कि आने वाले समय में इस समिट का कितना प्रभाव आप देखते हैं इस रिश्ते पर, इन मीटिंग्स पर, और भी चीजें होंगी उन पर भी। जो मेरा आकलन है, जो मेरा पर्सनल सोच ये है कि जैसा मैं पहले भी कह रहा था, फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर एक सीजन्ड डिप्लोमेट रहे हैं, तो उनके हाव भाव, उनका व्यवहार, उनकी बातचीत, एक एक शब्द बहुत नपातुला था और भारत को पूरी तरह से रिप्रेजेंट करने वाला था। वहां पर उन्होंने ये चीज बहुत अच्छी तरह से करी। और यहाँ पर जो हमारी कांग्रेस की मैडम है, कांग्रेस की जो प्रवक्ता है, उनकी बात भी सही है कि अगर जयशंकर साहब वहां पे गए तो क्या प्रधानमंत्री जाने चाहिए था, नहीं जाते। देखिए, मेरा ये आकलन है कि प्रधानमंत्री का न जाना या जाना ये बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। दरअसल भारत को वहां पर अपने आप को रिप्रेजेंट करना था एक नए तरीके से। भारत अपने गुस्से को भी दिखाना चाहता था और साथ में ये भी दिखाना चाहता था कि शांति के लिए हम हमेशा तैयार हैं, बशर्ते कि आपकी तरफ से पहल होनी चाहिए। तो जब जयशंकर साहब वहां पर अपने सारे मुद्दों को गिना रहे हैं, जब वो आतंकवाद की बात करते हैं, जब वो बॉर्डर्स की बात करते हैं, जब वो ट्रेड की बात करते हैं, और जब तमाम चीजों की बात करते हैं, और साथ साथ ये भी कहते हैं कि दुनिया भर के तमाम युद्धों से निकलने का वक्त है, तो ये भारत को रिप्रेजेंट किया उन्होंने वहां पर। और ये बताया है कि भारत क्योंकि एक क्षेत्रीय शक्ति है, साउथ एशिया की सबसे बड़ी ताकत है। एशिया के अंदर चीन, जापान, 1-2 देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के अपनी ताकत को दिखाता है। वर्ल्ड लेवल पर भारत एक बड़ा देश है, तो ऐसे देश की बातें सुनी जानी चाहिए। और एससीओ समिट, जो कि बेसिकली चाइना ने अपने लिए तैयार करी थी सेंट्रल एशिया में घुसने के लिए, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान जैसे देशों के जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं, वहां तक चाइना की पकड़ कहते हो, उसके लिए ये पूरा एक संगठन बनाया गया था। हालांकि बाद में अभी जो कर्नल साहब बता रहे थे, ये बाद में आज की तारीख में अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा एरिया डिफाइन करता है पूरे वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स का। लेकिन उसके बाद भी इसकी जो सोच है बहुत सीमित है, मुझे लगता है। और जैसा मैं आकलन लगा पाया हूं कि जब पाकिस्तान अपनी जमीन में एससीओ जैसे समिट के अंदर
चाइना को स्पॉन्सर करना शुरू करता है, चाइना के प्रोजेक्ट्स को स्पॉन्सर करता है और ये बयान देता है कि भारत जैसे तमाम बड़े देशों को भी अब इस चीज को मान लेना चाहिए, चाइना के साथ जुड़ना चाहिए। तो यहाँ पर भारत का रवैया एकदम साफ है, चूंकि चाइना के साथ हमारे रिश्ते इस समय अच्छे नहीं है और चाइना की जो महत्वाकांक्षा है वो ये बता भी रही है कि भारत उसके साथ इन सब मसलों पर नहीं जुड़ सकता है। वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में चाइना की एक अच्छी अहमियत है, भारत इस बात को मानता है, लेकिन सीपेक कॉरिडोर हो गया, BRI प्रोजेक्ट हो गया, इन सब चीजों में चाइना का भारत समर्थन कभी नहीं करेगा। और ये सब बातें पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के लोगों के बीच जब भारत का विदेश मंत्री कहता है तो उसका असर दूसरा होता है, उसका असर बहुत वहां तक जाता है जहां तक उसको जाना चाहिए। तो मुझे लगता है SCO समिट के माध्यम से भारत ने अपना रवैया स्पष्ट कर दिया। अब रही फ्यूचर की बात, जैसा कि ऐसा लग रहा है कि रिश्तों में कुछ नरमी सी दिखाई दे रही है, लेकिन हकीकत यही है कि भारत यही कहना चाहता है हम नरम तब होंगे जब आप हमसे ज्यादा नरम होते हुए दिखाई देंगे। तो भारत का रवैया साफ है, अगर इसको हम पॉलिटिकल चश्मे से ना भी देखें और अगर हम इसको देखें वर्तमान जियोपॉलिटिक्स के साथ जिस तरह से दुनिया भर में तमाम नए नए गुट बन रहे हैं, वहां पर भारत ने अपनी जो स्थिति है उसको स्पष्ट कर दिया है। ये बता दिया है कि 1950 से लेकर के आज तक हम उसी विचारधारा पे चल रहे हैं, हम दुनिया भर की गुटबाजी में शामिल नहीं होंगे, हम स्वतंत्रता, लिबर्टी, सोवरेनिटी, इन सब मुद्दों पर लड़ते रहेंगे, हर फोरम में बात उठाते रहेंगे और यहाँ भी वही किया गया है। तो भारत और पाकिस्तान के फ्यूचर को लेकर के मैं बहुत ज्यादा आशावादी नहीं दिख रहा हूँ, नहीं सोच रहा हूँ, लेकिन हकीकत यह है कि धीरे धीरे सही बर्फ कुछ पिघलनी चाहिए और अगर बर्फ पिघलती है तो ये बहुत ही वेलकम मूव होगा। बिल्कुल ठीक बात है। आरपी श्रीवास्तव जी, मुझे लगता है आज की जो SCO समिट हुई, जब से वो वहां पहुंचे उनका मिलना एक पॉजिटिवली रिस्पॉन्स, बाकायदा फोटो सेशन होता है, उनकी बातें सामने आती हैं, सारे एक्सपर्ट्स के जो व्यू अब तक आए हैं एक बात पर वहीं आ रहे हैं घूम के, वो एक कहते हैं ना कि विश्वास वाली बात। ठीक है, आतंकवाद जब तक नहीं जाएगा, जब तक वो चीजें बंद नहीं होंगी, तब तक संबंध कैसे बहुत अच्छे हो सकते। पहली बात, बहुत आने वाले समय के लिए बहुत क्लियरिटी से अनुपम जी ने कह दिया, आशावादी वो नहीं इन चीजों को देख पा रहे हैं कि बहुत पॉजिटिव सब अच्छा होगा। तो पाकिस्तान और चाइना का जब याराना ही बहुत अच्छा है तो भारत के लिए पॉजिटिव कैसे हो सकते हैं। और आज जिन बातों को रखा गया है और जिस तरीके से विश्वास जीतने की बात की जा रही है, अच्छे संबंधों की बात की जा रही है, शहबाज शरीफ यदि कहते हैं कि वो खुद चाहते हैं शांति रहे और सद्भाव बना रहे, कैसे संभव है? देखिए राखी जी, जहाँ तक भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का सवाल है, आपने देखा होगा कि अपनी बातों को किस तरह से एकदम सधे हुए डिप्लोमेट की तरह से अपनी सारी बातें उन्होंने रखा। जहाँ तक आतंकवाद है, अलगाववाद है और तमाम चीज़ें हैं जिसको लेकर के हमेशा भारत इन परिस्थितियों का सामना करता रहता है। तो ये बात सही है कि इस ऐसी परिस्थिति में जब दो सीमा पर दो देश, चाइना और पाकिस्तान जैसे देश, जहाँ संबंध बनाने की बात भारत हमेशा सकारात्मक रहता है और अक्सर ये सारी चीज़ें आती हैं, जैसे सीमा पर विवाद हो जाता है। इसके बाद आप देखिए डोकलाम की बात देख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश की बात देख लीजिए, इधर सीमा पर आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान किस तरह से भारत में अब आतंकवादियों को प्रवेश दिलवा देता है। तो अगर ये सारी बातें होती रहेंगी तो ये जो बातें कही गई हैं हमारे विदेश मंत्री द्वारा और जिन्होंने बड़ी बखूबी से इस बात को रखा है मतलब इंटरनेशनल फोरम पर, तो इस फोरम पर जब ये बातें आती हैं तो पाकिस्तान की जिम्मेदारी होती है या चाइना की जिम्मेदारी होती है कि भारत के इस सकारात्मक रूप की तरफ ध्यान दे। जहाँ तक आपने देखा होगा कि जो रवैया था पाकिस्तान का, भाई आप किसी को बुलाते हैं तो निश्चित रूप से भारत एक ऐसे एशिया महाद्वीप में एक ऐसा देश है जो चाइना, जापान और तमाम चीज़ों में उन्हें उभरती हुई एक शक्ति है और वहाँ पर जो संदेश देना चाहिए और जिस तरह की बात होनी चाहिए, अगर आप ऐसी बात नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं कड़वाहट रहती रिश्तों में। और हमें लगता है कि आने वाले समय में हमारे जो रक्षा विशेषज्ञ थे और अनुपम जी ने भी इस बात को कहा कि अगर आपको लंबे समय तक या इसमें कोई आगे बढ़ना होगा, सकारात्मक रुख अपनाना होगा, रिलेशनशिप को मजबूत करना होगा, तो निश्चित 2 कदम आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन ये ऐसा कुछ लगता नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि समिट में जिस तरह से 10 साल बाद भारत के विदेश मंत्री ने वहाँ पर जो है शिरकत किया और वहाँ पर ये देखा कि एक तरह से वहाँ की आवाम, देखिए मैं पाकिस्तान के जो पत्रकार को सुन रहा था, वहाँ की आवाम को कोई लेना देना नहीं है, सारा झगड़ा सियासी है, चाहे चाइना हो चाहे पाकिस्तान हो। तो अगर ऐसे सियासी झगड़ों की वजह से वहाँ की आवाम भी प्रभावित होती है तो ये एक समझने वाली बात होगी। और हमें लगता है
कि जयशंकर प्रसाद जी ने जिस तरह से भारत का पक्ष रखा है और इस बात इसको एक भारत मतलब पाकिस्तान और चाइना उसको नसीहत माने कि किस तरह से आप डेवलपमेंट कैसे करेंगे। आप देखिए SCO समिट में अगर इस तरह की बाधाएं आएंगी तो आने वाले समय में जो भी विकास की गति है या जो इंटर मतलब स्टेट या इंटर जो है कंट्री जो डेवलपमेंट की बात होती है वो कहाँ से हो पाएगी। दूसरी बात है, एक तरफ आप CPEC जैसी जो है योजना लाते हैं, इसके बाद वन बेल्ट वन रोड वाली बात होती है जिसका भारत हमेशा विरोध करता रहा, तो इन चीज़ों पर भी सोचने वाली बात होगी। और अभी जो ये यात्रा है, हमें लगता है कि हमारे विदेश मंत्री ने जिस तरह से बातों को रख करके और उनको एक तरह से संदेश देने का प्रयास किया वो शायद ज़रूरी भी था और उनको चीन और पाकिस्तान को समझने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक बात है। कर्नल JS सोढ़ी जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी राखी जी, आपकी आवाज आ रही है। मुझे लगता है सोढ़ी जी एक बात यहाँ पर है, क्योंकि एक्सपर्ट जो व्यूज दे रहे हैं, देखिए जो उस चीज को समझ रहे हैं, उस कनेक्शन को समझ रहे हैं, जो बातें की गई हैं, जो मैसेज देने का प्रयास भारत की तरफ से किया गया है और उस समिट में जाने के लिए प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं गए, तमाम बातें जो निकलकर इस चर्चा में आई हैं। मुख्य रूप से आने वाले समय के लिए आपने पहले भी कहा कि ट्रस्ट इशू आपकी तरफ से भी आया, आपने भी कहा उन सारी चीजों को हम पॉजिटिव अभी नहीं ले सकते हैं। तो मुझे लगता है भारत का ये मैसेज देना, क्या पाकिस्तान और चाइना इस चीज को नहीं समझ रहे होंगे? और सबसे बड़ी बात, जब भारत के डेलीगेट मुझे लगता है वहां मौजूद है, विदेश मंत्री वहां पर हैं, सारी बातों को रख रहे हैं, क्लियरिटी के साथ मिल रहे हैं, हाथ भी मिला रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, उसके बावजूद वो जो याराना है, उनके जो रिश्ते हैं, उनके जो आपस की जो डील है, उसके बारे में वाहवाही करना और वहां पे तारीफों के पुल बांधना, ये तमाम चीजें भी आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा होगा? ऐसा तो कभी भी नहीं हो पाएगा। राखी जी, अभी थोड़ी देर पहले पाकिस्तान से जुड़े पैनलिस्ट ने कहा कि सारे पैनलिस्ट को एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए। मैं उनकी बात से तवज्जो रखता हूं, हम सबको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए, लेकिन क्या पिछले 77 साल में 1947 से लेकर आज तक ऐसा पाकिस्तान ने कोई भी एक कदम उठाया जहां हम पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में सोच भी सकें? जब जब भारत ने पाकिस्तान पे भरोसा किया, पाकिस्तान ने भारत की पीठ पे छुरा ही घोंपा। 1947 से लेकर आज तक कितने हमारे हजारों सैनिक, कितने लाखों हमारे नागरिक पाकिस्तान समर्थक आतंकवादियों से मारे जा चुके हैं। इस पूरे हालात में मैं तो कोई पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं रख सकता हूं, क्योंकि मेरे अपने रेजिमेंट के जवान पाकिस्तान के हाथों मारे गए हैं। चाहे 1965 का जंग था, 1971 का जंग था, लगातार जो आतंकवाद हो रहा है। तो अगर पाकिस्तान चाहता है कि हमारे रिश्ते, दोनों देश के मुल्कों के रिश्ते अच्छे हों, पाकिस्तान को पहल करनी होगी। 77 साल से भारत पहल करता आया है, भारत आज भी तैयार है, लेकिन पाकिस्तान ने एक ऐसा कदम नहीं उठाया है। और जिस तरह से पाकिस्तान और चीन की नजदीकियां बढ़ रही हैं, उनकी सैनिक जो नजदीकियां बढ़ रही हैं, ये जो मैंने पहले भी कहा, अब भी मैं कह रहा हूं, ये वाकई में बहुत बड़े खतरे की घंटी है। पाकिस्तान चीन जो भी मीठी मीठी बातें करें, जो भी अच्छी अच्छी बातें करें, लेकिन उनके जहन में सिर्फ भारत के लिए नफरत ही नफरत है। वो कोई भी बयान प्रति बयान दे दें, उनका लक्ष्य है अरुणाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर। मैं एक और टिप्पणी करना चाहूंगा राखी जी, आज चीन एक बहुत शक्तिशाली देश है, ये अमेरिका भी मानता है। चीन को पता है कोई भी दुनिया का देश अमेरिका समेत चीन पे कभी भी हमला नहीं कर सकता है। जब चीन को पता है दुनिया का कोई भी मुल्क चीन पे हमला नहीं कर सकता है, फिर वो इतनी तीव्र गति के साथ सैनिक तैयारी क्यों कर रहा है? वो इतनी तीव्र गति के साथ पाकिस्तान के साथ मिलके अपनी सैनिक शक्ति को क्यों बढ़ा रहा है? क्योंकि इन दोनों मुल्कों के मंसूबे साफ हैं, वो भारत पे हमला करना चाहते हैं। ये जो बयान हो रहे हैं, प्रति बयान हो रहे हैं, ये समिट हो रहे हैं, ये सिर्फ टाइम पास के लिए हो रहा है, टाइम गेन करने के लिए हो रहा है, क्योंकि लक्ष्य इनका एक ही है, 2035। ठीक है, राणा अली जोहिब जी अपनी बात रखिएगा। राखी जी बहुत शुक्रिया आपका, मैंने सबसे बड़े तहम्मुल से सुना। देखें ये इशू ऐसा है, बदकिस्मती से मैं आपको छोटी सी एग्जाम्पल से मैं समझाने की कोशिश करूंगा, शायद मैं अपनी जो बात है वो रख सकूं। लेकिन इससे पहले मैं गुजारिश ये करूंगा कि इस SCO समिट को लेकर मेरी इस बात पे नेगेटिव मत लीजिएगा।
मैं पहले ही इस चीज को बता देता हूँ कि जो जयशंकर साहब के विजिट को लेकर बात की गई है ना, कि उनको वो इज्जत नहीं दी गई, उनको सम्मान नहीं दिया गया, प्राइम मिनिस्टर साहब को जाना चाहिए था, जो एक पॉइंट्स जहाँ पे मेरे मौजूद पैनलिस्ट की जाने पे उठाए गए। तो मैं गुजारिश ये कर दूं कि देखो, जब आप डिप्लोमेटिक उस पे होते हैं, विजिट पे होते हैं, तो वहां पे फिर आपको देखना पड़ता है कि डिप्लोमेटिकली आपके चूंकि ये एससीओ एक या दो लोगों को तो रिसीव करने का मामला नहीं था, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर दूसरे ममालिक के भी आए, प्राइम मिनिस्टर को रिसीव करने के लिए तो प्राइम मिनिस्टर जा सकते हैं, लेकिन एक फॉरेन मिनिस्टर को अगर आप कहें कि किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जाकर रिसीव कर ले, तो मेरा ख्याल है कि ये जहाँ पे थोड़ी सी डिप्लोमेटिक दखल आ जाएगी ड्यू टू डिप्लोमेटिक आपकी उसके ऊपर, सीट के ऊपर। मैं गुजारिश ये कर दूं, एग्जाम्पल मैं आपको ये देता हूँ, जैसे मैंने गुजारिश की कि बिलावल भुट्टो साहब जब गोवा में गए थे, तो क्या उनको रिसीव करने के लिए नरेंद्र मोदी साहब गए थे एयरपोर्ट के ऊपर? तो इसका जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि बिलावल भुट्टो एज अ फॉरेन मिनिस्टर वहां पे गए थे। तो ये एक चीज, फिर कहा कि जी फ्लैग उठा के इधर रख दिया, नहीं। आप वीडियो को दोबारा देख लीजिए, मैं आपके शो में देख रहा था, जहां पे जयशंकर साहब खड़े थे, फ्लैग उनकी बैक से पीछे, उनके एग्जैक्ट उनकी पोजीशन पे नहीं आ रहा था, जिसको उन्होंने उनकी पोजीशन के पीछे किया। नंबर 1। नंबर 2, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ जो उनकी मीटिंग हुई, जहां पे जाके उन्होंने शेक हैंड किया, वो वीडियोस आपके सामने हैं। फिर उसके बाद जब एससीओ समिट कंप्लीट हुआ, समाप्त हुआ, जो जुहराना दिया गया, जो फेयरवेल फूड खाना था, उसमें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार, जो फॉरेन मिनिस्टर भी हैं पाकिस्तान के, और जयशंकर, ये दोनों एक साथ बैठे, इन्होंने खाना खाया और आपस में डिस्कशन भी की, जो हमारे मीडिया ने और हम सब ने रिपोर्ट भी की है। तो ये इस इवेंट को सिर्फ एक सियासी मुखालफत में इसके आप तो पाकिस्तान के इल्जाम नहीं लगा सकते हैं। नंबर 1। अब आ जाए आपके उस सवाल की तरफ। देखें, मैं ये समझता हूँ, जैसे ये हमारे पैनलिस्ट साहब की तरफ से भी मुझे रेफरेंस तो देना पड़ता है, मेरी मजबूरी है। उन्होंने कहा कि 1947 से लेकर 1965 से लेकर, देखिए एग्जाम्पल ये है कि आपके हिंदुस्तान में भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं, बहुत से ऐसे मामला हैं कि जो पिछले 70-100 सालों से दुश्मनियां जब चलती हैं, तो फिर जो वहां पे एक जो करंट एज है, जो करंट जमाना है, जो नई जनरेशन है, उस जनरेशन को ये सोचना चाहिए कि हमें ये पुरानी दुश्मनियों को पालना है ताकि हमारा फिर से नुकसान हो, या हमें ये भुला के आगे बढ़ना है। आपने ट्रस्ट की बात की, मुझे फिर मेरी मजबूरी है कि मुझे एग्जांपल देनी पड़ेगी। क्या कनाडा आज हिंदुस्तान पे ट्रस्ट कर पा रहा है? कनाडा और हिंदुस्तान के ताल्लुकात कहाँ पे, ये मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। क्यों हुआ? क्योंकि रॉ ने वहां पे जाके किसी दूसरे मुल्क में काम किया। सेम कार्रवाइयां जो है वो पाकिस्तान में भी जारी है, बलूचिस्तान में जारी है। हमारे जो उन्होंने कहा, मेरी रेजिमेंट के लोग, आप टीवी उठा के देख लें, आप खबरें उठा के देख लें, क्या पाकिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस, पाकिस्तान आर्मी, फ्रंटियर कांस्टेबलरी, एफसी को ले लें, पुलिस जो हमारे अदारे हैं उनको ले लें, क्या उनके धमाके जो है वो पाकिस्तान बजाते खुद कर रहा है? नहीं। ठीक है राणा अली ज़ोएब जी, मुझे बीच में रोकना होगा क्योंकि समय हो गया है। बीच में डिस्टर्बेंस भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा करके गई और मुझे लगता है, हाँ, कुंडू पुष्पलीला मैम बहुत जल्दी से अपनी बात रख लीजिएगा बस प्लीज। माँ, इसमें प्रोटोकॉल का इश्यू लेके आ रहा है होशियारी से। ये पत्रकार भैया को मैं रेस्पेक्ट करती हूँ। उसमें जो प्राइम मिनिस्टर जाता है, प्रोटोकॉल के हिसाब से वो लोग, बड़ी लोग जा सकते थे, प्राइम मिनिस्टर जाए तो इन्होंने विदेशांग मंत्री है, इसीलिए उनका रिसीविंग ऐसी तरह हुआ है। ये नया चीज नहीं है, मगर प्राइम मिनिस्टर, मैं भी बोलना चाह रहा हूँ, ओके, दैट इज अ प्रोटोकॉल इश्यू है, तो मानना पड़ेगा। मैंने बोल रही हूँ कि मेरी भारत की जनता की तरफ से ये पूछना चाहती हूँ, हमारा कांग्रेस की तरफ से भी, प्रधानमंत्री गए तो वो रिस्पेक्ट अलग ही रहता था, वो रिसीविंग बदल अलग ही रहता था। थोड़ा सा उसमें रिसीविंग में भी फर्क नहीं दिखता था होगा शायद। अभी ने हमारा आर्मी भैया ने कहा, जितना चाइना एंड उनका जो पाकिस्तान, चाइना ने पूरा वर्ल्ड को कब्जा कर दिया ऑलवेज में, टेक्निकली होने दो, फाइनेंशियली होने दो, डेवलपमेंट में आगे हर जगह पे पहुंच गए उन्होंने। अभी चीनी से ये लोग दोस्ताना क्यों कर रहे हैं? इन लोगों को जो पब्लिक के लिए कुछ भी नहीं है, चाहे पब्लिक बनने दो, कुछ भी होने दो, देश के लिए, लैंड के लिए मरना मरवाना, इन लोगों का समस्या यही है बस। कभी आगे, और आप ही देखिए, पाकिस्तान एंड इंडिया का क्रिकेट का यहाँ पर चलता रहता है, टीम इंडिया में आके खेलते जाते हैं। हमें हमारा जो पेशेंसी यहाँ पर अच्छा दिखाए थे ना,
अगर हमारे में कुछ भी गलती है, जैसा भैया ने, पत्रकार भैया ने बोला, हमारा भारत देश में जो भी आता है हम उसको रेस्पेक्टेबली उन लोगों की हिफाजत करते हैं और उनको सही सलामत उसके देश तक पहुंचा देते हैं। हमारा जो नेता, इतना बड़ा देश का नेता हमारा साथ में गए तो हमारा झंडा के बारे में, चलो एक बार पत्रकार के बाद में देश के बारे में नहीं, आम जनता के बारे में, आम हमारा इंडियन के जैसा सोचिए। तो प्रधानमंत्री का ये गलती है, अभी थोड़ा सा दिक्कत है, स्ट्रांगली एक डिसीजन लेना है, ये दो दुश्मना ही है, बस कितना भी बातें करे तो नहीं होने का है। ये लोगों का अपन का साजिश में है, तो युद्ध करने के लिए उन लोगों का थोड़ा सा चीज में बैन रखना चाहिए। जो चाइना एंड पाकिस्तान का जो वतन इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लेके हर चीज में इन लोगों को तो परेशानी करना चाहिए। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, एक नागरिक होते हुए हमारा को जो दर्द हो रहा है, यहाँ का जो भी मटेरियल लेके जाता है पाकिस्तान, रॉ मटेरियल लेता है, वहां का पाकिस्तान होने दो, जो भी होना हो इस्तेमाल कर रहे, मगर हमारा इकोनॉमी की वो लोग अभी भी लेके जा रहे। जिस जमाने में पूरा, मैम मुझे बीच में रोकना होगा क्योंकि समय हो गया है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, पाकिस्तान और चाइना के जो संबंध हैं वो सबको पता है, भारत के साथ किसके कैसे संबंध है वो भी सब कुछ पता है, लेकिन जिस तरीके से बातें निकलकर सामने आई हैं, जो एक मैसेज देने की कोशिश एस जयशंकर ने वहां की है, एक बात तो सच है कि आप यदि या तो संबंधों को अच्छा कर लीजिए, आप डेवलपमेंट अच्छा कर लीजिए, वैश्विक स्तर पर आप सारी चीजों को अच्छा कर लीजिए, लेकिन इसके लिए जो आतंकवाद का मूल जड़ जो पाकिस्तान को माना जाता है, जो जोड़ा गया है, उसको भी तो हटाना होगा। यदि आप वही नहीं हटाएंगे तो बाकी चीजें कैसे हो पाएंगी, कैसे उस विश्वास पर बात हो पाएगी। सभी एक्सपर्ट की भी यही राय है कि उतना आशावादी शायद हम आने वाले समय को देख नहीं पा रहे हैं। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।